सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे जो आपके लिए उपयोगी भी होंगे। इतिहास सहित सभी विषयों के ऑनलाइन वीडियो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है और जिन स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप नंबर हमारे पास उपलब्ध है उनके व्हाट्सएप पर भी PDF नोट्स और वीडियो लगातार भेजे जा रहे हैं। आज हम BA पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता और भारतीय रियासतें 1858 से 1947 विषय का अध्ययन करेंगे। 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी और इसके बाद 1857 तक आने वाले 100 वर्षों में विभिन्न गवर्नर जनरलों ने अधिकांश भारतीय रियासतों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करके उन्हें कंपनी की सत्ता या संरक्षण के अंतर्गत ला दिया था। 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड की सरकार को लगा कि कंपनी के निष्पक्ष यदि वह स्वयं शासन करे तो शायद भारतीय ज़्यादा भी संतुष्ट महसूस करे, एक विधिक मान्यता भी भारत में अंग्रेजी शासन को प्राप्त हो जाए और कंपनी को जो बेनिफिट हो रहा है वो पूरे इंग्लैंड के लोगों को हो। ऐसा सोच करके 1858 में क्रांति के बाद भारत में जो अंग्रेजी शासन था उसका नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, यानी इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड की संसद अब ब्रिटिश सम्राट की ओर से खुद शासन करेगी। इस बिंदु में हमने जो बार बार क्राउन शब्द का जो प्रयोग किया है वो इंग्लैंड के राजा या सम्राट से संबंधित है या इंग्लैंड की सरकार जो उसके प्रतिनिधि है वो क्राउन की ओर से शासन करती थी। तो हम देखते हैं कि 1941 तक भारत में 562 छोटी बड़ी रियासतें थी, जिनमें से बहुत सी स्वायत्तता प्राप्त थी, कुछ अर्ध स्वायत्त थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई स्वतंत्र रियासतों का जन्म हुआ, लेकिन उनकी आपसी दुर्बलता और आपसी लड़ाई के कारण अंग्रेज़ों ने उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और कुछ राज्य ऐसे थे जिन पर कंपनी ने अधिकार नहीं करके केवल अपनी प्रभुसत्ता यानी उनके सारी डिसीजन पावर अपने हाथ में ले लिए थे और कुछ रियासतें स्वयं अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी। तो 1858 से पहले इन सब पर जो नियंत्रण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि भारत में था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के निर्देशों का पालन करता था। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स उन लोगों का एक हम कहें समिति थी, कमेटी थी, जिनकी कंपनी में अंश पूंजी लगी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो उनके द्वारा भारत में शासन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशकों का मंडल बनाया गया था और उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देश गवर्नर जनरल मानता था और उनकी ओर से भारतीय रियासतों के साथ, भारतीय जनता के साथ अपने संबंध रखता था। और 1858 के बाद यही कार्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपनी सत्ता हाथ में लेने से पहले कंपनी ने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा मराठा साम्राज्य और बहुत सारी रियासतों को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोद निषेध प्रथा की समाप्ति और कुप्रशासन एवं अन्य आधारों पर कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। तो मगर जो 1857 की क्रांति के दौरान
भारतीय राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ देकर कभी राजभक्ति प्रदर्शित की, तो अंग्रेज़ों को लगा कि सभी भारतीय राजाओं का अस्तित्व यदि मिटा दिया गया तो भारतीय जनता जब कभी विरोध करेगी या विद्रोह करेगी तो उनसे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 1858 के बाद सबसे पहली नीति तो ये बनी कि अब भारतीय रियासतों का विलय जो है वो अंग्रेज़ साम्राज्य में नहीं किया गया। तो हम देखते हैं कि भारतीय रियासतों को की क्या क्या श्रेणियाँ उस समय 1858 के दौरान थी। KM पन्नीकर ने उस समय भारतीय रियासतों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहली जो संधियों के आधार पर पूरी तरह स्वतंत्र थी, यानी बराबरी के आधार पर जिनके साथ अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधियाँ की थी। दूसरी जो किसी अन्य बड़ी शक्ति की देखरेख में अपने अधिकारों का प्रयोग करती थी, संरक्षण में थी, वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में थी। और तीसरी जिनके अधिकार सनद अथवा घोषणा पत्रों पर आधारित थे, यानी जिनकी स्थापना अंग्रेज़ों की कृपा से हुई थी। तो भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध थे वो समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे। उन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के उच्च पदाधिकारी या गवर्नर जनरलों की निजी महत्वाकांक्षा भी इन रियासतों के साथ संबंधों का आधार थी। जो गवर्नर जनरल उदार था, जैसे विलियम बेंटिक जैसे गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने कंपनी के साम्राज्य का विस्तार कम से कम करने का प्रयास किया। तो हार्डिंग, डलहौजी, हेस्टिंग्स जैसे जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने निजी महत्वाकांक्षा और विचारों के कारण भारत में अंग्रेज साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाया। तो यह अंग्रेज पदाधिकारियों के ऊपर के साथ भारतीय रियासतों के संबंध लगभग बदलते रहे। W.L. वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में अंग्रेज़ों के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों 3 चरणों में बांटा है। जो पहला है 1813 तक चलने वाली घेरे की नीति, दूसरा है 1813 से 1858 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, और तीसरा है 1858 के पश्चात चलने वाली अधीनस्थ संघ और समकक्षता की नीति। 1813 तक घेरे की जो नीति थी उसमें कंपनी ने अपने साम्राज्य के चारों ओर मित्र राज्यों का घेरा बनाया ताकि उसका राज्य सुरक्षित रहे। तो 1813 के बाद जब कंपनी भारत में मराठों को पराजित करने के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिणत हो गई थी, तो एक शक्तिशाली राज्य रहते हुए उसने अधिक से अधिक रियासतों का विलय अपने राज्य में करने का प्रयास किया। और 1858 के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों को विलय की नीति त्याग दी और उनके साथ संघ बनाने की नीति उसने शुरू की। हमारा जो टॉपिक है वो 1858 से 1947 के मध्य भारतीय रियासतों के साथ ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का अध्ययन करना है। तो इस दौरान देखते हैं 1858 से 1935 ईस्वी के मध्य जो नीति थी उसे अधीनस्थ संघ की नीति कहा गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन क्राउन को हस्तांतरित हो गया। इससे ब्रिटिश भारत सरकार और रियासतों के मध्य संबंधों की परिभाषा स्पष्ट हो गई। एक तो ब्रिटिश सरकार थी जो इंग्लैंड से शासन करती थी, एक ब्रिटिश भारत सरकार थी जिसका प्रतिनिधि वायसराय कहा जाता था, वो भारत सरकार का एक मुखिया था, और तीसरी रियासतें थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, उसमें कहा गया था कि हम भारत के स्थानीय राजाओं को ये घोषित करते हैं कि हम उन सभी संधियों तथा प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार करते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अथवा उनकी ओर से की गई है, और हम उन पर आचरण करेंगे, और हम यह आशा करते हैं कि वे राजा भी अपनी ओर से उन्हें मानते रहेंगे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो संधियां इन राज्यों के साथ की थी वो कंपनी का शासन समाप्त होकर क्राउन का शासन लागू होने के बाद भी समाप्त नहीं की गई। वो संधियां अनवरत चलती रही। ब्रिटिश क्राउन ने पिछली संधियों को मान्यता दे दी और उसी के अनुसार बर्ताव करने का उसने आश्वासन दिया। विक्टोरिया घोषणा के द्वारा राज्यों की जो विलय की नीति जो थी वो त्याग दी गई, और सबसे बड़ी चीज़ थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। इन राजाओं को गोद लेने का अधिकार दिया गया। क्राउन ने यह आश्वासन दिया कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं चाहता। इस नीति के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 140 सनदें अर्थात
गोद लेने के अधिकार पत्र या गोद लेने के अधिकारों की स्वीकृति राजाओं को दी। लॉर्ड लांसडन ने 17 इसी प्रकार की संदेह प्रदान की। सन 2 में देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। भारतीय रियासतों का विलय तो नहीं किया गया इस दौरान, मगर भारतीय राजाओं की स्थिति में गिरावट आई। अब 1858 से पूर्व गवर्नर जनरल की जो स्वीकृति लेनी पड़ती थी रियासतों के उत्तराधिकारी के मामले में, वो यदि राजाओं में कोई संतान नहीं हो और वो यदि गोद लेना चाह रहे हो तो इस मामले में पड़ती थी। यदि किसी राजा के पुत्र है या पैतृक उत्तराधिकारी है तो उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर अब क्राउन भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति और असंदिग्ध शासक के रूप में उपस्थित था, अतः सभी रियासतों के राजाओं को अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करते समय क्राउन की अनुमति लेनी पड़ती थी। अंग्रेजी भारत सरकार ने 1884 में मध्य प्रांतों के चीफ कमिश्नर को पत्र लिखा कि किसी रियासत का उत्तराधिकारी उस समय तक अमान्य है जब तक कि वह अंग्रेजी सरकार की स्वीकृति किसी न किसी रूप में प्राप्त नहीं कर लेता। अब गद्दी पर शासक का पैतृक अधिकार नहीं रह गया था, अपितु यह सर्वोच्च सत्ता की कृपा पर निर्भर था और उसका शासक बने रहना इस बात पर निर्भर था कि वह क्राउन के प्रति राजभक्त रहे। सर्वोच्च सत्ता यानी जिसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, भारतीय राजा जिसके अधीनस्थ थे। और यहाँ सर्वोच्च सत्ता से तात्पर्य क्राउन से हैं, ब्रिटिश सरकार से हैं जो लंदन से शासन कर रही थी भारत में, उससे है। यानी भारतीय रियासतें क्राउन के अधीन थी। अब उनसे बराबर का कोई अधिकार नहीं था, बराबर का कोई संबंध नहीं था। भारतीय राजा लोग एक प्रकार से अधीनस्थ, ब्रिटेन के राजा के अधीनस्थ के रूप में शासन करते थे। उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार ब्रिटिश शासक को था, ब्रिटिश सम्राट को था। और जब उनका भारतीय रियासतों में जब कोई नया उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता था तो उसे भी ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। कि किसी रियासत का उत्तराधिकारी उस समय तक अमान्य है जब तक कि वह अंग्रेजी सरकार की स्वीकृति किसी न किसी रूप में प्राप्त न कर ले। अब गद्दी पर शासकों का पैतृक अधिकार नहीं रह गया था, यानी वंश प्रागल्भ नहीं था कि राजा के बाद उसका बेटा शासक बन जाएगा। उसकी स्वीकृति अंग्रेजी सरकार से लेनी पड़ती थी, यानी क्राउन से लेनी पड़ती थी। और ब्रिटिश सरकार इसी आधार पर अनुमति देती थी कि वह क्राउन के प्रति राजभक्त रहे। राजाओं और क्राउन के बीच बराबरी की भावना सदैव के लिए समाप्त होगी। प्रारंभ में जब संधियाँ की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो वो बराबर के आधार पर थी, यानी वो रियासत और अंग्रेज बराबर की हैसियत से मिला करते थे। मगर एक अब जो स्थिति थी वो अधीनस्थ की स्थिति थी। भारतीय रियासतें या भारतीय राजा जो थे इंग्लैंड के राजा के अधीनस्थ थे। ये थी सर्वोच्च सत्ता की स्थिति। अब राजा और भारतीय ब्रिटिश क्राउन और भारतीय राजा बराबर नहीं थे। 1876 में लॉर्ड लिटन ने राज की उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी या कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की, और जिससे इस उपाधि घोषित करते ही भारत के सब राजा जो थे वो उनके अधीन हो गए। 1857 के बाद उपाधियाँ देने का जो अधिकार था वो भी क्राउन को प्राप्त हो गया। कैनिंग ने 1860 में स्पष्ट करते हुए लिखा कि भारत सरकार किसी भी रियासत में कुप्रशासन होने पर उसका शासन अपने हाथ में ले सकती है और उसका निर्णय अंग्रेजी संसद और गवर्नर जनरल ही करेंगे। यानी कैनिंग ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार जो है यानी सर्वोच्च सत्ता जो है अपने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं करेगी, यानी किसी भी रियासत को अपने राज्य में तो नहीं मिलाएगी, मगर यदि कुप्रशासन का मैटर यदि उसे देखने को मिलता है, व्यवस्था से देखने को मिलती है, तो वह उसका प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है या उसके उत्तराधिकारी को बदल सकती है। और कुप्रशासन है या नहीं है, व्यवस्था ठीक से चल रही है या नहीं, इसका निर्णय अंग्रेजी संसद और वायसराय करेंगे, न कि राजा खुद करेगा। यानी सारी शक्ति अब डिसीजन जो लेने की शक्ति है, यदि वो सही भी है, रियासत सही भी है, मगर अंग्रेजों के कहने में नहीं है और अंग्रेजों ने कह दिया कि यहाँ कुप्रशासन है तो वो कुप्रशासन है, राजाओं की किसी तर्क को नहीं माना जाएगा। इस आधार पर 1867 में टोंक, 1870 में अलवर और 1875 में यहाँ के शासक जो है गद्दी से हटा दिए गए और नए शासक बनाए गए। तो अब राज्य तो नहीं अड़पती थी ब्रिटिश सरकार, मगर राजाओं को अड़प जाती थी, यानी राजाओं को गद्दी से हटाने का अधिकार अब भी उसके पास था। यही सर्वोच्च सत्ता थी कि वो शासक बनने से पहले उनको स्वीकृति दे,
उनकी स्वीकृति प्राप्त करे और वो राजभक्त रहे, जैसा ब्रिटिश क्राउन जैसा चाहता है उसी प्रकार वो शासन करे। यदि वैसा नहीं करता है तो उसके राज्य की जांच की जाती थी। कुप्रशासन या अव्यवस्था के नाम पर राजाओं को गद्दी से हटा करके नया शासक बना दिया जाता था। हाँ, यह है कि प्रत्यक्ष रूप से उसका राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रभुत्व पूरे भारत पर उनका अंग्रेजों का था ही। कोई राजा शक्तिशाली नहीं था, या वो कहे कि अपने आप में वो ये नहीं कह सकता था कि वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र था। भारत सरकार का देशी रियासतों के विदेशी संबंधों पर पूरा नियंत्रण था। इनकी ओर से, रियासतों की ओर से युद्ध की घोषणा करना, शांति संधि करना और तटस्थता करने का अधिकार भी सर्वोच्च सत्ता के पास सुरक्षित था। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने ऐसा ही किया। भारत को या अपनी ओर से उन्होंने बिना भारतीयों से पूछे, बिना यहाँ के संगठनों से पूछे, बिना राजाओं से सलाह लिए हुए भारत को ब्रिटेन की ओर से ब्रिटेन के सहयोगी देश के रूप में युद्ध में सम्मिलित कर लिया। इस संबंध में 1927 में जो बटलर कमेटी थी उसने भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रियासतों के जो प्रदेश है वो अंग्रेजी भारत के प्रदेश है, और रियासतों के जो नागरिक है उनकी स्थिति अंग्रेजी भारतीय नागरिकों की स्थिति के समान है। यानी पूरे भारत पर जो नियंत्रण है वो क्राउन का है। वो चाहे तो उनकी ओर से संधि करेगा, चाहे तो उनकी ओर से ऋण लेगा, चाहे तो उनकी ओर से तटस्थ रहेगा या युद्ध करेगा। भारतीय रियासतों को स्वतंत्र रूप से उनके विदेशी मामलों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और आंतरिक मामलों में भी कुप्रशासन का बहाना उनके पास था ही, व्यवस्था का बहाना उनके पास था ही। नहीं तो ब्रिटिश रेजिडेंट था जो शासन में बार बार हस्तक्षेप करता था। तो एक प्रकार से राजाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे। लॉर्ड कर्जन ने इन संधियों की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय राजाओं को जनता के सेवकों के रूप में गवर्नर जनरल के साथ मिलकर के सरकार की योजनाओं को पूरा करना चाहिए। उन्हें राजाओं के विदेश घूमने पर रोक लगा दी। इस पर एक राजा की प्रतिक्रिया थी, हम राजा समझे जाते हैं परंतु हमारे संग व्यवहार तो वेतनभोगी सेवकों से भी घटिया किया जाता है। यानी सर्वोच्च सत्ता जो थी, यानी क्राउन, सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश राजा में नहीं थी, वहाँ की संसद में नहीं थी, और उनकी ओर से, क्राउन की ओर से उनकी शक्ति का उपभोग भारत में जो वायसराय करता था वो भारतीय रियासतों के बाह्य मामलों पर नियंत्रण रखता था। उनको वायसराय को विश्वास में लेकर के कार्य करना पड़ता था। वो उनके विदेशी दौरे, उनके हर प्रकार की गतिविधि पर निगाह रखता था। फिर भी यदि कोई शासक उनके कहने में नहीं होता या सर्वोच्च सत्ता के निर्देशानुसार, उनकी इच्छानुसार शासन नहीं चलाता तो कुप्रशासन का हथियार उनके पास था ही। वो कुप्रशासन का आरोप लगाते और उस शासक को गद्दी से हटा करके दूसरा शासक गद्दी पर बिठा देते थे। लॉर्ड कर्जन ने भी सरकारी योजनाओं को देशी रियासतों में अधिक से अधिक लागू करने का प्रयास किया। उनके घूमने फिरने पर भी उसने पाबंदी लगा दी और उसने तो कहा कि सरकार की योजनाओं को मिलकर के देशी रियासतों को लागू करना चाहिए। हम अब देखते हैं कि अधीनस्थ संघ की नीति के क्या परिणाम सामने आए। तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तो यह था कि शासकों की प्रतिष्ठा गिर गई, उनके अधिकारों में कमी आई। हम ये कहें कि उनके पास कोई अधिकार रहे ही नहीं। जो कुछ भी पावर थे वो रेजिडेंट के पास थे। रेजिडेंट शासन की में जैसी सलाह देता उसी के अनुसार राजाओं को शासन करना पड़ता था। वो रेजिडेंट को खुश रखने का प्रयास करते, रेजिडेंट को नाराज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं वो वायसराय को उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दे दे, जिससे कहीं उन्हें चेतावनी, प्रताड़ना या गद्दी से हटाने का दंड नहीं मिल जाए। तो शासक एक प्रकार से हम कहें जैसे वेतनभोगी ही रह गए। अब उत्तराधिकार के मामलों में राजाओं की पूर्वानुमति जरूरी थी। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, अभी हमने स्पष्ट किया था कि 1858 से पूर्व केवल गोद लेने के मामलों में ही कंपनी की स्वीकृति की जरूरत थी। यदि उसका उत्तराधिकारी मौजूद हो तो ज़रूरत नहीं होती थी। मगर अब तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब तो यदि पैतृक उत्तराधिकारी मौजूद भी है तो भी उसको गद्दी पर बैठने के समय क्राउन की स्वीकृति की ज़रूरत पड़ती थी। यह सर्वोच्च सत्ता थी। वो अपने आप में ये कहलाती थी कि राजा, वो राजा कौन रहेगा?
जिससे सर्वोच्च सत्ता नियुक्त करेगी। यानी राजाओं को नियुक्त करना नहीं रहा, राजाओं को बनाने और बिगाड़ने का खेल किसके हाथ में था? सर्वोच्च सत्ता या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। और क्राउन की ओर से शासन चलाता था इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड की सरकार, और उनकी ओर से भारत में प्रतिनिधि था वायसराय। तो वायसराय के पास सारी शक्तियाँ हम इस चीज़ में मान सकते हैं। अब शासकों में सामंतों के मध्य जो उनका आंतरिक मैटर था, जो वर्षों से पीढ़ियों से जो चला आ रहा था, उनके आपसी विवाद भी अब रेजिडेंट द्वारा या वायसराय द्वारा हल किए जाते थे। राजाओं के इन मामलों में भी हस्तक्षेप किया जाता था। देशी रियासतें जो थी वो आपस में वित्तीय संबंध भी नहीं रख सकती थी। उनके पारस्परिक संबंध किस प्रकार के होंगे, आपस में संधि, समझौते, विवाह, इन पर भी रेजिडेंट या अपन कहें ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का नियंत्रण होता था। देशी राजाओं की सैनिक शक्ति अब सीमित कर दी गई। परस्पर युद्ध होते नहीं थे क्योंकि क्राउन ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया था। अब युद्ध की घोषणा कौन करेगा? क्राउन करेगा, तो राजाओं को युद्ध करना ही नहीं है। संधि की घोषणा कौन करेगा? क्राउन करेगा, तो राजाओं को कुछ करना ही नहीं है। तो सैनिक शक्ति सेना किस में चाहिए? आंतरिक विद्रोह यदि होता है तो इसको दबाएंगे कौन? अंग्रेज सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, तो जो उनके आंतरिक विद्रोह का दमन करेगी, तो सेना की जरूरत भी नहीं रही और सैनिक शक्ति भी एक प्रकार से क्षीण हो गई। देशी राज्य जो थे वो चाहे तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता से लोन या वित्तीय मदद प्राप्त नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश सरकार ही उन्हें उनकी इच्छा अनुसार मदद उपलब्ध करवाती थी। क्योंकि मैंने कहा ना, सर्वोच्च सत्ता से तात्पर्य यह है जिसके पास सभी प्रकार के अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति थी। तो सर्वोच्च सत्ता क्राउन के पास थी, ब्रिटिश सरकार के पास थी, और उनकी ओर से वायसराय के पास थी। राजाओं के पास कुछ भी नहीं था उनके आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त। तो स्थिति खराब होनी थी। अब ब्रिटिश जो सरकार जो है वो देशी राज्यों के लिए कानून भी बना सकती थी। सरकारी योजनाएं जो उन्हें बनाती, जैसे अकाल नीति से संबंधित, शिक्षा नीति से संबंधित, स्वास्थ्य नीति से संबंधित, वो सारी, या सिंचाई से संबंधित, उन सारी योजनाओं को देशी राजाओं को, यातायात से संबंधित देशी राजाओं को भी लागू करना पड़ता था। अब जिस प्रकार 1858 से पूर्व उपाधियां और पदों का वितरण मुगल सम्राट किया करता था, अब उपाधियां जैसे GCCI, सर, लॉर्ड, हिजाइनेस, इस प्रकार की जो उपाधियां थी, एक प्रकार से राजाओं को खुश करने के लिए, यह सब ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी एक ही प्रकार की मुद्रा पूरे देश में लागू की गई, ब्रिटिश मुद्रा। यातायात के साधन, रेलवे मार्ग या ऐसे राजमार्ग विकसित किए गए जो सभी राज्यों से होकर के पूरे देश को एक साथ जोड़ते थे। और संचार के साधन, तार का जो था वो भी सभी देश में एक समान लागू किया गया। तो एक समान मुद्रा, यातायात व संचार की व्यवस्था भी की इस अधीनस्थ संघ की नीति के परिणाम थी। यानी राजा लोग चाह कर भी विरोध नहीं कर सकते थे ब्रिटिश सरकार का। वो ब्रिटिश सरकार ने वादा तो किया था उनका आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब आंतरिक मामलों में उन्होंने ज़बरदस्त हस्तक्षेप किया, अधिक हस्तक्षेप किया। ये थी अधीनस्थ संघ की नीति। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।